Hello everyone. So today I am making a small change in my format और आज हम लोग जो लेसन लेंगे वो वाइट बोर्ड पे होगा. सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. और जो मैं नए मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ प्लीज़ उसके बारे में बताइए, अपने अपने रिव्यूज़ दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वो मेथड्स कितने यूज़फुल लग रहे हैं और उससे आप कितनी हेल्प ले पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, ताकि मैं उसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करता रहूँ. तो चलिए आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो हम लोग क्लास 10 तक नहीं पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लास 11th में जाने के बाद हमें सडनली इस चीज़ से इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है. सडनली हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है ऐसे टॉपिक से, और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हाउ हाउ आर टीचर्स डूइंग दिस. तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग डायमेंशंस को. ये वो डायमेंशंस नहीं है जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, स्पेशली जो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं. ये वो डायमेंशंस नहीं है. ये डायमेंशंस हमारे बेसिक यूनिट्स को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है जो हम लोग साइंटिफिक मेजरमेंट्स में और कैलकुलेटिव रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं. तो चलिए सबसे पहले डायमेंशन सीखने से पहले हम लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं हमारे पास. तो आई होप जो बच्चे 9th और 10th कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी कि हम लोग साइंस में कितनी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं. तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं लिस्ट बनाना. साइंस में या मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ जो हम मेज़र कर सकते हैं वो है लेंथ, जो कि सबसे प्रायोरिटी वाली थिंग है, वो है लेंथ, है ना. हम लोग लेंथ को मेज़र कर सकते हैं और लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर्स में, है ना. लेंथ के बाद हम किस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं? मास को, है ना. और मास को मेज़र करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? किलोग्राम्स. देन वी कैन मेज़र टाइम, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. देन टाइम के बाद वी कैन मेज़र थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना. हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं और टेम्परेचर को मेज़र करने का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, राइट. देन वी कैन मेज़र करंट. करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, है ना. करंट के बाद हम लोग और क्या मेज़र कर सकते हैं? हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र कर सकते हैं. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मोल, जो क्लास 9th में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था. और एक आखिरी चीज जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो है लुमिनस इंटेंसिटी. और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में. तो ये हमारे 7 बेसिक और जो कहते हैं सबसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं. जिन लोगों को ये बात नहीं पता थी वो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए. साइंस में ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग साइंस में या मैथमेटिक्स में मेज़र करते हैं लेकिन हम उसको पता नहीं लगा पाएँ. और अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि इन बेसिक यूनिट्स के अलावा उसको किसी और चीज़ से भी मेज़र करते हैं तो वो मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में. 2 और सेकेंडरी यूनिट्स भी हैं जिनको हम मेज़र करते हैं और वो दोनों एंगल्स हैं. एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल या फिर 3 डायमेंशनल एंगल जिसको कहते हैं. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में. फाइन. सो दीज आर सेकेंडरी एंड दीज 7 आर फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं और सेकेंडरी यूनिट्स कौन कौन सी हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको कई सारे टीचर्स जो है वो क्लासेस में पूछेंगे आपसे, बहुत बार पूछ सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए. और कई बार बच्चे इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कौन सी यूनिट्स हैं जिनको वो मेज़र करते हैं साइंस में.
तो ये जितनी यूनिट्स दिख रही हैं यही वो चीज़ें हैं जिनमें हम सारी अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, चाहे वो फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, प्रेशर है, कुछ भी जो हम कॉन्स्टेंट्स मेज़र करते हैं वो इन सारे से ही डिराइव्ड होती हैं, इन सब की ही डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो ये रही 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये आप लोग नोट कर लें और जब टीचर्स आपसे क्लास में कभी पूछें तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन आज जो हम स्टडी करने वाले हैं डायमेंशंस में, डायमेंशंस एक ऐसा मेथड है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग डायमेंशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल मेथड में। क्या है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशंस में हम लोग कई बार डायमेंशंस का यूज़ करते हैं और वो स्टैंडर्डाइज कर देता है किसी भी चीज़ को, हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स और जो नॉन लीनियर चीज़ें हैं उनको हटा देता है और जो चीज़ें जिससे डिराइव होकर कोई यूनिट बनी है वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो चलिए ज़रा देखेंगे कि डायमेंशंस को किस तरीके से लिखते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी यूनिट्स हैं इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन में एक तरीका है। जैसे कि लेंथ को हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल एल, दिस इज लेंथ, राइट। मास विल बी कैपिटल एम, राइट। Time will be in capital T. Similarly, temperature will be capital K, current will be capital I, mole will be MOL, candela will be CD. Fine, and these are not represented. These are either represented by theta or not represented. So these are not very important. These are secondary units as I told you. So this is how we represent dimensions इन फिजिक्स। अभी देखिए कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम लोग डायमेंशंस को बनाएंगे और उसको अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे कॉमन सी चीज़ से शुरू करते हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं डिस्टेंस। मान लो कि मेरा कोई एक बॉडी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया और कोई डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस को आप डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस इज एक्चुअली अ लेंथ, अ टाइप ऑफ लेंथ, है ना। दूरी है, डिस्टेंस है, लंबाई है, मेजरमेंट है लेंथ का कि कितना दूर गया, चाहे वो मीटर्स में हो या डेका मीटर्स में हो या किलोमीटर्स में हो या लाइट ईयर में ही हो, ठीक। लेकिन वो है क्या, वो तो लेंथ है ना। सो आइदर बी इट इन किलोमीटर्स, इन मीटर्स और इन लाइट ईयर्स, इट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाई अ कैपिटल एल इन द वर्ल्ड ऑफ डायमेंशंस, राइट। डायमेंशंस में हम लोग हमेशा उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आवर डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एल, राइट। डिस्टेंस का डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल एल। सिमिलरली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी एल ही होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई अलग डायमेंशन यूज नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी एल। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एल ही होगा, ठीक है। अब चलो, ये तो बात थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब यहां से अगर हम निकालते हैं स्पीड, तो स्पीड क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल। एल विल बी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्म है एल अपॉन टी, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डायमेंशन। डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है कि हम उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, पावर के नोटेशंस में लिखेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि डायमेंशन में किसी के मैग्नीट्यूड या फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं होता है। डायमेंशन में हमें पावर से मतलब होता है। तो अभी देखिए ये एल तो एल है, ठीक है। अब टी क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम जानते हैं, एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चीज़ें डिनोमिनेटर में होती हैं उनके पावर्स निगेटिव में चले जाते हैं। तो एल और इसके बगल में टी पे पावर आ जाएगा -1। सो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी -1, राइट। ये तो बात थी स्पीड की, जो स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो वेलोसिटी भी क्या है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। तो ये स्पीड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, एल टी -1, राइट। अब हम यहां से बात करते हैं फोर्स की, राइट। तो फोर्स क्या है,
सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्स से पहले हम जरा एक बार एक्सेलरेशन भी देख लें, एक्सेलरेशन भी हम लोगों को पता चल जाए। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस वन, तो इधर लिख दो एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन मोर टी, एक और टी नीचे आ गया, है ना। तो अभी क्या होगा, एक और टी नीचे आने के कारण ये पावर फिर से ये टी ऊपर जाएगा और पावर एक और निगेटिव ऐड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एल टी माइनस टू, राइट। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। अभी एक बार फिर से एक्सेलरेशन को फिर से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी एल टी माइनस थ्री, फिर से टाइम से डिवाइड करोगे तो एल टी माइनस फोर, से सिमिलरली इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर बार बार हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं या डिस्टेंस को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर स्क्वायर में जाएगा एल टू, टी टू, एम टू, इस तरीके से पावर बढ़ता चला जाएगा। ये तो बात थी एल और टी की। अब चलो जरा फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स के डायमेंशन के लिए चलो इधर से थोड़ा जगह खाली करते हैं। फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इज एम इंटू ए। अभी देखिए एम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम के लिए हम लोग कैपिटल में ब्रैकेट्स के अंदर एम यूज करते हैं, है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन का क्या है? एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, राइट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। इतना सिंपल है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो क्लास 11th या 12th में होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग 9th और 10th में बेसिक स्टडीज़ में नहीं पढ़ते हैं और ना ही हमें एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ है। इसमें आपको अभी मैं बहुत सारी इसकी ड्रॉबैक्स भी बताऊँगा, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई चीज़ नहीं होती है। अब देखो जरा, ये फोर्स के बाद हम प्रेशर निकालते हैं, है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया, है ना। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L2। क्यों? क्योंकि आप शेप कोई सा भी ले लो, देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एरिया चाहे किसी भी शेप का निकालेंगे उसके यूनिट पे हमेशा स्क्वायर रहता है ना। वो अपने किसी भी लेंथ का स्क्वायर रहता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एरिया इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब मान लो तुम एक रेक्टेंगल लेते हो, ठीक है। रेक्टेंगल में ये जो इसकी लेंथ है वो भी हम लोग डायमेंशन में एल ही इसको मानेंगे, और जो इसका ब्रेथ है इसको भी हम एल ही मानेंगे। कैपिटल एल ही तो है, चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों तो लेंथ ही है ना। तो डायमेंशन क्या कहता है कि दोनों को एल ही मानेंगे। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी अगर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल। तो इसका एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर, L2। हम इसको एल स्क्वायर नहीं बोलते हैं डायमेंशन में, इसको L2 बोलते हैं, ठीक है। L3, L2। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया L2 है, वॉल्यूम L3 हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों आ जाता है क्यूबॉइड के केस में, है ना। सो एरिया विल बी L2। तो अब देखो प्रेशर के फॉर्मूले में जब हम आएंगे तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले को हमको एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा MLT माइनस टू डिवाइडेड बाई L2, राइट। एक L से तो एक पावर कट गया, है ना, और ये L अभी एक नीचे बच गया। तो हमारे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML माइनस वन T माइनस टू। तो ये आ गया हमारा प्रेशर, राइट। यही चीज़ थी डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये डायमेंशनल एनालिसिस इसी को कहा जाता है क्लास 11th और 12th में। तो आई होप इसमें आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। आप लोग इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा डिराइव क्वांटिटीज़ हैं उतने ज़्यादा डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अच्छा, सेकेंडली इसका ड्रॉबैक क्या है? हम लोग ये तो पता कर सकते हैं कि किन डायमेंशंस को मिला के कोई क्वांटिटी बनी है, लेकिन फिर हम उसके मैग्नीट्यूड को नहीं पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल देता हूँ।
हमें एनर्जी की ऐसा यूनिट निकालनी है, ठीक। मान लो हमारी तरफ एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है जो कि है हाफ mv², राइट, और दूसरी तरफ पोटेंशियल एनर्जी है जो है mgh, ठीक है। डायमेंशन निकालते हैं। जब हम हाफ mv² को डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस हाफ से कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, राइट। ये हाफ कंप्लीटली इरेज हो जाएगा और हमें मतलब सिर्फ रहेगा m और v² से। तो m तो कैपिटल M लिखेंगे और v का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, LT-1, और इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ेगा। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2T-2, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। उसी तरीके से जरा इस पे आओ, पोटेंशियल एनर्जी पे, तो mgh, और g असल में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन LT-2 पहले ही हम लोग बता चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m LT-2 इंटू हाइट, फिर से एक l है ना, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा mL2T-2, है ना। तो ये देखो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज के डायमेंशन सेम है, mL2T-2, राइट। तो फिर वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने इस हाफ को नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। तो हम अगर डायमेंशन को देखेंगे, अगर हमें सिर्फ ये लिखा मिल जाए तो हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम डायमेंशंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं पता कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, और जो भी डाउट्स है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स बनाते रहूं। और साथ ही में अपने सुझाव दीजिए कि ये जो मैंने नए मेथड्स अप्लाई किए हैं ये आप लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, ताकि मैं इस चीज़ पे काम कर सकूं। और थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।